सुप्रभात बच्चों, मैं सुनीता झा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग नया रास्ता उपन्यास का ही 9वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 8 अध्याय पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने देखा है कि एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, बार बार टूट जा रही है उसके रंग रूप की वजह से। और एक बार जब लगा कि हो जाएगी, लड़के को वो पसंद भी आई, तो उसके परिवार वालों ने पैसों की वजह से उसका रिश्ता कहीं और कर दिया, जिसकी वजह से फिर से मीनू का यानी उस लड़की का रिश्ता टूट गया। और वो अपने आप से नाउम्मीद होकर तय कर लेती है कि अब उसे शादी करनी ही नहीं है और पढ़ने के लिए मेरठ चली जाती है वकालत करने के लिए। वहीं हॉस्टल में रहकर वो पढ़ाई करने लगती है और वहीं पे उसे पता चलता है कि उसकी सहेली नीलिमा की शादी तय हो चुकी है। और नीलिमा उसे कार्ड देकर भी जाती है, जिस कार्ड को देखकर वो एक बार फिर से अतीत की यादों में खो जाती है और दुखी हो जाती है, अपने आप को अभागिन महसूस करने लगती है। अब देखते हैं अध्याय 9। मीनू अपना अधिकतम समय अपनी पुस्तकों के साथ ही व्यतीत करती है। यूं तो बचपन से ही उसको अधिक पढ़ने की आदत थी। हमेशा ही वो अपनी कक्षा में प्रथम आती थी। वकालत में भी उसने प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी थी। इस समय उसमें विशेष लगन थी, विशेष उत्साह था, कुछ बन दिखाने का, अपने पांव पर खड़ा होने का। मीनू हॉस्टल में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करती थी। अधिकतम समय यानी ज़्यादा से ज़्यादा समय वो किताबों के साथ ही व्यतीत करती थी, बिताती थी। हालांकि वो बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ने की आदी रही है और अपनी हर कक्षा में प्रथम स्थान भी पाती रही है। और उसने वकालत में भी प्रथम श्रेणी में पास होने की ठान रखी है, जिसकी वजह से उसकी मेहनत में और भी ज़्यादा वृद्धि हो गई है। हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर ही रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। मीनू के मस्तिष्क में अर्थात दिमाग में अक्सर ये प्रश्न आते रहते थे कि क्या हमेशा से नारी यानी औरतों को पुरुषों की दासी बनकर ही रहना पड़ेगा? क्या वो अपने माता पिता के लिए हमेशा से डर, एक अभिशाप, एक तकलीफ बनकर ही रह जाएगी? क्या लड़की को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना जीवन अपने तरीके से बिता सके, अपने खुशी के अनुसार बिता सके? उसके हृदय में तूफान उठता कि वह एक लड़की जरूर है, परंतु उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतना साहस अवश्य है कि वह भी कुछ बन सके। और वो ये सब सोचती थी, लेकिन इससे वो चिंतित होती थी, लेकिन उसको पता था कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो चाहती है वो कर पाएगी। तूफान उठना मतलब बेचैन होना, विचारों से तंग होना। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह रही थी, परंतु कुछ दिन पहले जाना उसके लिए संभव न था। तल्लीन का मतलब होता है पूरी तरह से एक लीन होकर वो पढ़ रही थी, एकदम से कॉन्सेंट्रेट करके वो पढ़ रही थी। और जब उसे ख्याल आता है कि नीलिमा ने उसे कुछ दिन पहले आने के लिए कहा था, तो फिर वो सोचती है कि पहले आना उसके लिए संभव नहीं था। वो अपनी पढ़ाई अधिक दिनों के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया था। वो अपनी सहेली के विवाहोपलक्ष्य पर कोई भेंट देना चाहती थी। विवाह जोड़ उपलक्ष्य, तो शादी के विशेष फंक्शन पर उसे कुछ भेंट देना चाहती थी, उपहार देना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या चीज खरीदी जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए एक दीवार घड़ी क्यों न खरीदी जाए, और झटपट बाजार जाकर नीलिमा को भेंट करने के लिए घड़ी खरीद लाई। और पढ़ते पढ़ते ही उसे ख्याल आया कि नीलिमा के लिए वो अभी तक कोई तोहफा नहीं लाई है, तो वो पढ़ाई छोड़कर बाजार जाती है और नीलिमा के लिए घड़ी ले आती है। अगले दिन मीनू मेरठ से मीरापुर के लिए चल दी। मीरापुर अर्थात वो जगह जहां मीनू का घर है। उसके हृदय में विशेष उत्साह था, क्योंकि वो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी। मीरापुर के स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसने रिक्शे वाले को आवाज लगाई। इतने में ही उसे नीलिमा का बड़ा भाई अशोक दिखाई दे गया। वो जब रिक्शे वाले को बुलाने लगती है घर पहुंचाने के लिए, तब तक देखती है कि नीलिमा का भाई अशोक वहीं पर खड़ा है। अशोक बस स्टैंड पर अपनी मौसी को लेने के लिए आया था। मौसी तो किसी कारणवश उस बस से नहीं आ पाई थी। मीनू ने अपना सामान रिक्शा में रखना शुरू किया, परंतु अशोक के कहने पर उसने अपना सामान उसकी कार में रख दिया।
अब अशोक आया था किसी और को लेने के लिए, अपनी मौसी को लेने के लिए, लेकिन जब मौसी नहीं आई थी तो वो मीनू को उसके घर तक छोड़ने का आग्रह करता है और मीनू रिक्शा छोड़कर उसकी कार में बैठ जाती है। रास्ते भर अशोक मीनू से अनेक प्रकार के प्रश्न करता रहा। मीनू बहुत साधारण ढंग से उन सभी प्रश्नों के उत्तर देती रही। अशोक की बातों में मीनू के प्रति विशेष स्नेह छलक रहा था, परंतु मीनू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अशोक सारी रास्ते मीनू से बात करता रहा और ऐसा लग रहा था कि कुछ विशेष आग्रह से, विशेष प्रेम से अशोक बात कर रहा है मीनू से, लेकिन मीनू ने कुछ खास उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई खास प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन नहीं दिया। तभी ब्रेक लगा और कार भी झटके के साथ मीनू के घर के सामने रुकी। सामने बैठक में बैठे पिताजी मीनू का इंतजार कर रहे थे। मीनू की आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई घर से बाहर आ गई। आशा और रोहित भी अपने अपने कमरों से बाहर निकलकर मीनू से आकर चिपट गए। सबने मीनू का बहुत उत्साह से स्वागत किया। तभी आशा ने मीनू से पूछना शुरू किया, दीदी तुम हमारे लिए क्या लाई हो? मीनू अभी इस बात का जवाब देती इससे पहले ही पिताजी बोल पड़े, अरे आशा, दीदी को मुंह हाथ धोकर कुछ खाने पीने दो तभी बातें करना। और पिताजी ने आशा को समझा दिया कि थोड़ा धैर्य रखे वो। माँ ने एक बर्तन में मीनू को पानी ला कर दिया। मीनू ने हाथ मुंह धोकर चाय पी। माँ ने उसके लिए बेसन के लड्डू बनाकर रखे थे। मीनू को बेसन के लड्डू का विशेष शौक था, इसलिए लड्डू देखकर मीनू खुश हुई। माँ अपनी बेटी की पसंद की चीजें बनाकर रखती है ताकि बेटी आए तो उसे कुछ खुशियां मिल सके, जो बहुत दिन से उसने नहीं खाया वो खा सके। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजाजी की फोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करेगी फोटो देखकर, कल उन्हें साक्षात ही देख लेना। दोनों सहेलियां आपस में हंसी मजाक कर रही होती हैं और मीनू नीलिमा के होने वाले पति के फोटो को देखने के लिए उत्साहित नजर आती है। क्या तेरे पास फोटो नहीं है? मीनू ने पूछा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजाजी? अभी उसने चाय पी ही थी कि नीलिमा ने अपने नौकर को उसे बुलाने के लिए भेज दिया। मीनू का मन था कि वह उड़कर नीलिमा के पास पहुंच जाती। अपने पिताजी तथा माँ की आज्ञा लेकर वह नीलिमा के घर पहुंच गई। अभी मीनू थोड़ी देर बैठी भी नहीं थी कि नीलिमा ने उसे बुलाने के लिए भेज दिया। मीनू भी अपनी सहेली से मिलने के लिए बेताब थी, इसलिए माता पिता की आज्ञा लेकर वो वहां पहुंच जाती है। मीनू के आते ही नीलिमा ने उसे गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था मानो दोनों सहेलियां एक लंबे समय के बाद मिल रही हो। तभी सामने नीलिमा की मम्मी आती दिखाई दी। मीनू ने उन्हें नमस्कार किया और नीलिमा के साथ अंदर कमरे में चली गई। मीनू ने नीलिमा से पूछा, अरे नीलू, हमारे होने वाले जीजाजी की फोटो तो दिखा। नीलिमा ने मजाक भरे स्वर में कहा, क्या करेगी फोटो देखकर, कल उन्हें साक्षात ही देख लेना। दोनों सहेलियां आपस में हंसी मजाक कर रही होती हैं और मीनू नीलिमा के होने वाले पति के फोटो को देखने के लिए उत्साहित नजर आती है। क्या तेरे पास फोटो नहीं है? मीनू ने पूछा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास फोटो ना हो? कहते हुए नीलिमा ने अलमारी से एक फोटो निकाला। फोटो दिखाते हुए नीलिमा ने मीनू से पूछा, कैसे लग रहे हैं तुझे अपने होने वाले जीजाजी? और फोटो दिखाकर नीलिमा मीनू के विचार जानना चाहती है अपने होने वाले पति के बारे में। अरे वाह, यह भी कोई पूछने की बात है, लाखों में एक है। और फिर कहती है, आखिर क्यों ना हो, हमारी नीलिमा भी तो लाखों में एक है। मीनू बड़ी प्यार भरी वाणी में बोली और नीलिमा प्यार से कहती है कि क्योंकि तुम लाखों में एक हो तो तुम्हारा पति को भी जो होने वाला है वो लाखों में एक ही होना चाहिए जैसा कि वो है। तभी नीलिमा की माताजी ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने नीलिमा से कहा, नीलू बेटे, मीनू को अपना सब सामान दिखा दो शादी का। और नीलिमा को उसकी माँ कहती है कि मीनू यानी अपनी सहेली को जो भी तुमने शादी की तैयारी की है, जो भी खरीदारी की है, वो सब चीज़ें दिखा दो। अच्छा मम्मी, कहकर नीलिमा ने पास में रखा सूटकेस खोला। एक एक करके उसने सारी साड़ियाँ व कपड़े मीनू को दिखाए। मीनू हर साड़ी की प्रशंसा करती रही। रात्रि के 9 बज चुके थे। मीनू को आभास हो आया कि वो अपने माता पिता से कुछ देर बातें नहीं कर सकी हैं। तभी उसने अपने घर जाने की इच्छा प्रकट की। अब बहुत देर हो जाने की वजह से मीनू घर जाना चाहती है, क्योंकि उसने अपने माता पिता को थोड़ा सा भी समय नहीं दिया था आने के बाद।
परंतु नीलिमा ने उससे आग्रहपूर्वक कहा, मीनू तुम खाना खाए बिना नहीं जाओगी। मीनू कहती है, नहीं नीलू, घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी, फिर रात भी काफी हो गई है। कुछ भी हो खाना खाकर ही जाना होगा तुझे, डर की क्या बात है, अशोक भैया छोड़ आएंगे तुझे घर तक। और मीनू को समझाती है नीलिमा कि लेट हो भी जाएगा तो कोई बात नहीं, मेरे भैया तुम्हें घर तक पहुंचा देंगे। नीलिमा ने आग्रहपूर्वक कहा। मीनू नीलिमा के आग्रह को ना टाल सकी। नीलू की मम्मी ने खाना लगाया। मीनू व नीलिमा ने एक ही थाली में खाना खाया। जब तक दोनों ने खाना खाया रात के 9:45 बज चुके थे। मीनू को डर था कि कहीं उसके पिताजी व माँ इतनी रात के लौटने पर नाराज ना हो। तभी नीलिमा ने अपने भाई अशोक को आवाज लगाई और उन्हें मीनू के साथ भेज दिया। जैसा कि नीलिमा ने वादा किया था कि उसका भाई उसे मीनू को छोड़ आएगा, वैसे ही उसने अपने भाई को कहा। सड़क पर घोर अंधकार था, बहुत ज्यादा अंधकार था। शायद सड़क पर लगी बिजली की ट्यूबें खराब हो गई थी। अंधकार में मीनू अशोक के पीछे पीछे चलने लगी। मीनू का पैर एक पत्थर पर पड़ने से उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन मतलब बैलेंस। तभी उसने अपने को संभाला। 2 कदम पर उसका घर था और उसने अपने आप को संभाला, गिरने से बचाया। और थोड़ी ही देर पर 2 कदम यानी कि बिल्कुल पास में उसका घर था। मीनू के पिताजी बैठक में बैठे उसी का इंतजार कर रहे थे और अभी भी मीनू के पिताजी इंतजार कर रहे थे मीनू के आने का। मीनू अभी तक नहीं लौट कर आई थी। मीनू व अशोक को देखकर पिताजी ने अपने हाथ की किताब मेज पर रख दी। उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु रात अधिक हो जाने के कारण उसने बैठने से इनकार कर दिया। अब शायद मीनू के पिताजी किताब पढ़ते हुए वो मीनू का इंतजार कर रहे थे, तो उस किताब को उन्होंने मेज पर रख दिया क्योंकि मीनू आ चुकी थी। और उन्होंने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु अशोक रात अधिक हो जाने के कारण इनकार कर चला जाता है। मीनू सीधे अपने माँ के कमरे में चली गई। माँ उसका इंतजार करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी थी। मीनू भी माँ के पास पड़े पलंग पर जाकर लेट गई। मीनू और माँ बहुत देर तक पड़े पड़े बातें करती रही। बहुत समय बाद मिली थी। दोनों बहुत देर तक पलंग पर लेटकर बात करते रहे। न जाने मीनू को कब नींद आ गई। फिर सुबह 6 बजे ही उसकी आंख खुली और जब वो बात करते करते सो गई तो इतनी निश्चिंतता से वो सोई थी कि एक ही बार सुबह 6 बजे उसकी नींद खुली। जैसे ही मीनू की नींद टूटी और उसने करवट बदली, तभी माँ ने एक प्याली गर्म गर्म चाय लाकर मीनू के हाथ में थमा दी। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। सुखद अनुभूति मतलब खुशियों से भरा हुआ एहसास हुआ मीनू को। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है और फिर माँ के प्यार की तो बात ही कुछ और है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। तो मीनू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी भरा एहसास होता है अपनी माँ को देखकर कि वो गर्मा गर्म चाय बनाकर मीनू की ज़रूरत को देखकर उसका ख्याल रखती है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करती है। हॉस्टल में जहाँ वो अकेले रहती हैं वहाँ तो उसे खुद से चाय बनाना पड़ता है, सुबह उठ के फिर पीना होता है। और माँ खुद से समझ जाती है कि बेटी को कब क्या चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार निस्वार्थ अर्थात स्वार्थ से दूर, अब किसी मतलब से दूर और निश्चल, बिना किसी छल धोखे कपट का होता है। तभी उसे माँ का स्वर सुनाई दिया, मीनू बेटे आज नाश्ते में क्या खाओगी? माँ आज सूजी का हलवा बना लो, बहुत दिन हो गए खाए हुए। मीनू ने माँ की बात का उत्तर दिया। मीनू अपनी फरमाइश बताती है माँ से, क्योंकि बहुत दिन से उसने सूजी का हलवा नहीं खाया था, इसलिए आग्रह करती है कि वही बना लिया जाए। जितने समय में मीनू नहा धोकर निवृत्त हुई, निवृत्त मतलब नहाना धोना वो निपटा कर आई, उतने में ही माँ ने सूजी का हलवा तैयार कर दिया। मीनू हलवा खाती गई और माँ के हाथ के बने हलवे की प्रशंसा करती रही। आज नीलिमा की बारात आने वाली थी। मीनू के हृदय में भी विशेष उत्साह था, उसके मन में भी विशेष खास उल्लास था मीनू की शादी का। आज उसकी सहेली की बारात आ रही थी। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। हालांकि वो नीलिमा की खुशी से बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी रह रहकर एक एहसास उसके मन में उठता है, एक टीस उसके मन में उठता है कि काश वो भी नीलिमा की तरह सुंदर होती तो उसे भी कोई नापसंद नहीं करता और आज उसकी भी शादी
हो चुकी होती या होने वाली होती। इसी विचारधारा में तल्लीन मीनू के कान में एक स्वर सुनाई पड़ा, मीनू, नीलिमा तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें बुलाया है। विचारधारा में तल्लीन यानी इसी सोच में वह डूबी हुई थी कि उसे नीलिमा का बुलावा सुनाई देता है। मीनू ने गर्दन उठाकर देखा तो सामने नीलिमा का भाई अशोक खड़ा था। मीनू ने अशोक को बैठने के लिए कहा, परंतु घर में बारात आने वाली थी, इसलिए उस समय बैठना उसके लिए संभव नहीं था। घर में बारात आने वाली थी तो बहुत सारे काम बाकी थे, खासकर लड़की के भाई के लिए तो बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए उसके लिए बैठना संभव नहीं था। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने अपना हरे रंग का सलवार सूट पहना। तभी माँ रसोई से बाहर निकली। मीनू को सलवार सूट पहने देखकर बोली, बेटी आज तो साड़ी पहन लेती। वो सलवार सूट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से माँ कहती है कि आज तुम्हारी सहेली की शादी है तो आज साड़ी पहन लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मीनू ने शीशे में अपना चेहरा निहारते हुए कहा, माँ शाम तक साड़ी संभालना बहुत मुश्किल होगा, रात को बारात के समय साड़ी पहन लूंगी। और मीनू का ये प्लान था, ये योजना थी कि वो शाम में साड़ी पहन लेगी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक साड़ी संभाल कर रखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता था। शीशे के सामने खड़ी होकर मीनू ने सुंदर ढंग से अपने केस संवारे। इससे उसका रूप और सलोना हो उठा और भी सुंदर लगने लगा। गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। गेहुआ रंग मतलब गेहूं के समान हल्का पीला सुनहरा रंग लिया हुआ रंग, जो कि बहुत ज्यादा गोरा नहीं ना ही सांवला। तो उस गेहुआ रंग पर उसके तीखे नाक नक्श यानी कि उसके चेहरे का सुंदर बनावट जो था वो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। चार चांद लगाना एक मुहावरा है और इसका मतलब होता है और भी ज्यादा सुंदरता बढ़ जाना। कोई चीज सुंदर हो और उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ा रहा हो कोई चीज। परंतु मीनू के हृदय में जो हीन भावना घर कर गई थी, उसके कारण वह कभी अपने को सुंदर समझ ही नहीं सकी। जो उसके मन में एक एहसास डल चुका था कि सब उसे नापसंद करते हैं, इसका मतलब वो खूबसूरत नहीं है, यानी उसमें कुछ कमी है, ये एहसास जो उसके अंदर घर कर गया था, बैठ गया था, उसके कारण वो अपने आप को सुंदर नहीं मान पाती थी। कोई कहता भी था तो वो यकीन नहीं कर पाती थी कि वो सुंदर है। उसे लगता था कि वो अच्छी नहीं दिखती है। उसके कॉन्फिडेंस डावाडोल हो गए थे। मीनू ने दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को हर ओर से देखा। दर्पण यानी कि शीशा या आईना, उसके सामने खड़े होकर वो अपने आप को चारों तरफ से देखती है कि वो कैसी लग रही है। उसे आभास हुआ कि वो बदसूरत तो नहीं है, वो अपने आप को खूबसूरत तो नहीं मानती है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, हीन भावना भर जाता है, लेकिन उसे फिर भी ये एहसास होता है कि वो बदसूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के 9 बज चुके थे। मीनू ने दर्पण के सामने से हटकर माँ से नीलिमा के घर जाने की आज्ञा ली। माँ मीनू को छोड़ने बाहर तक गई। सजी संवरी मीनू का रूप माँ को भी अच्छा लग रहा था। माँ को भी मीनू का ये सजा हुआ रूप, सुंदर रूप बहुत प्यारा लग रहा था। नीलिमा के घर पहुंचने पर उसने देखा कि घर में काफी मेहमान आ चुके थे। बहुत चहल पहल थी। शादी का घर था तो चहल पहल होना ही चाहिए। छोटे बच्चों का शोर व बड़ों के बोलने की आवाजें, सभी से घर गूंज रहा था। वह का मतलब होता है और, तो बच्चे और बड़ों की आवाज से घर गूंज रहा था। बहुत ज्यादा आवाजें हो रही थी। मीनू तो सीधे नीलिमा के कमरे में पहुंच गई, लेकिन मीनू को इधर उधर रुकना नहीं था। वो सीधे अपनी सहेली के पास पहुंच जाती है। मीनू के पहुंचते ही नीलिमा उससे चिपट कर रो पड़ी। नीलिमा को आभास हो आया था कि अब उसे यह घर छोड़कर जाना होगा, और विदाई की बात सोचकर नीलिमा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और मीनू से लिपट कर रोने लगती है। 1 घंटे तक मीनू व नीलिमा अपनी बातों में खोई रही। तभी नीलिमा की नजर अपने मेहंदी लगे हाथों पर पड़ी। कितनी गहरी रची थी उसकी मेहंदी। उसने अपने मेहंदी लगे हाथ मीनू को दिखाए। मीनू ने उसकी मेहंदी की प्रशंसा करते हुए कहा, नीलिमा तेरा पति तुझे बहुत प्यार करेगा, देख कितनी गहरी रची है तेरी मेहंदी। और ये एक कहावत है कि अगर मेहंदी गहरी रचती है, ज्यादा लाल होती है, तो उसका पति उसे बहुत प्यार करता है। तो यही बात मीनू भी कहती है कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा, क्योंकि तुम्हारी मेहंदी बहुत गहरी रची है, बहुत रंग लाई है। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मीनू बात तो सही है। इतना कहकर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी।
तभी अचानक मीनू को ख्याल आया कि नीलिमा को देने वाला उपहार तो वह घर ही छोड़ आई है। और उसे जैसे ही याद आया कि वो उसने नीलिमा को उपहार दिया ही नहीं जो वो लेकर आई थी उसके लिए, यह ध्यान आते ही मीनू झटपट खड़ी हो गई और नीलिमा से यह कहकर कि मैं अभी आ रही हूँ बाहर चली गई। जब मीनू ने कुछ समय बाद नीलिमा के कमरे में प्रवेश किया तो उसके हाथ में उपहार था। उसने नीलिमा के हाथ में उपहार थमाते हुए उसे अपनी शुभकामनाएं दी और दोबारा से वो अपने घर से उपहार लेकर आती है कुछ समय बाद और अपनी सहेली को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ उपहार भी देती है। नीलिमा ने झटपट उस बंद पैकेट को खोलकर देखा। उसमें बहुत सुंदर दीवार घड़ी थी। उसे देखकर नीलिमा उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सकी। तभी मीनू ने मजाक भरे स्वर में कहा, नीलू तू जानती है मैंने यह घड़ी ही क्यों दी है? यह घड़ी इसलिए दी है कि तू सुबह समय से उठ सके। और मीनू नीलिमा का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहती है कि तुम सुबह उठ सको, अपने काम समय पर कर सको, इसलिए मैंने तुम्हें यह घड़ी उपहार में दी है। यह सुनकर नीलू हंस पड़ी। उन दोनों की हंसी अभी वातावरण में गूंज रही थी कि नीलिमा की मम्मी ने आकर बताया कि चढ़त से पहले नीलिमा को कुछ रस्में पूरी करनी है। चढ़त से पहले यानी कि जो दूल्हा आता है, बारात जो आती है, उस समय से पहले नीलिमा को कुछ रस्में, शादी ब्याह की जो रस्में होती है बहुत सारी, उसमें से कुछ रस्में उसे अभी पूरी करनी है, इसलिए वह बाहर आ जाए। नीलिमा उठ खड़ी हुई और मीनू का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले गई। इतने में ही एक बच्चा बाहर से दौड़ता हुआ आया और उसने सूचना दी कि बारात आ गई है। बारात आने की सूचना मिलते ही नीलिमा के हृदय की धड़कन और तीव्र हो उठी। नीलिमा बारात की बात सुनकर ही घबरा जाती है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। इस समय उसे दुख व सुख दोनों की अनुभूति होती है। उसे शादी होने की और अच्छा जीवन साथी पाने की खुशी भी महसूस होती है, साथ ही साथ उसे अपने परिवार को छोड़कर जाने का दर्द भी महसूस होता है। नए जीवन साथी के मिलन की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। रोम रोम पुलकित हो उठा मतलब बहुत ज्यादा खुशी उसे हो रही थी। तो वो खुशी क्या थी कि वो जल्दी ही अपने जीवन साथी से मिलने वाली है। और दूसरी तरफ सुख की इस घड़ी में उसे दुख इस बात का था कि अब यह घर उसके लिए पराया हो जाएगा, यानी ये घर छोड़कर उसे जाना पड़ेगा। इस कल्पना मात्र से ही नीलिमा का चेहरा उदास हो गया। ये सोचकर ही वो थोड़ी सी दुखी हो गई। नीलिमा की मम्मी उसके चेहरे की उदासी देखकर उसके दिल की बात समझ गई। उसकी उदासी देखकर वे भी उदास हो गई। उनकी आंखें बोझिल हो गई और आंसू टपक पड़े, परंतु यह रोने का समय नहीं था। उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण किया और नीलिमा को आगे की रस्मों के लिए तैयार किया। अब ये रोने लगती तो रस्में कौन करवाता, काम तो रुक जाता। इसलिए उसने खुद पर नियंत्रण किया, कंट्रोल किया और विवाह की रस्में करवाना शुरू की। सारी रस्में पूरी होने तक शाम हो चुकी थी। बारात घर तक आने में 2 घंटे रह गए थे। मीनू ने नीलिमा से घर जाने की इजाजत ली। उसे भी घर से तैयार होकर आना था। नीलू भी तैयार होने के लिए अपने ऊपर वाले कमरे में चली गई। नीलू दुल्हन बनने के लिए, दुल्हन के रूप में तैयार होने के लिए अपने दूसरे कमरे में चली जाती है और मीनू भी उसकी इजाजत लेकर अपने घर जाती है ताकि तैयार होकर दोबारा से शादी में आ सके। मीनू ने घर आकर शीघ्र अपने कपड़े बदले। शीघ्र, अति और शीघ्र 3 शब्द मिलकर ये एक शब्द बने हैं, शीघ्र, अति शीघ्र। जितनी जल्दी वो कर सकती थी उतनी जल्दी में उसने अपने कपड़े बदले। उसने गुलाबी रंग की सुनहरे काम की साड़ी पहनी। उसने एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी जिस पर सुनहरे रंग का काम किया हुआ था, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप करने के बाद उसने एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई। अपने केस खोलकर उसने एक जूड़ा बनाया जिसने उसके चेहरे की सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गुलाबी रंग की साड़ी में सजी संवरी मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। दर्पण में उसने अपने सलोने चेहरे को निहारा और फिर माँ के पास जाकर बोली, माँ देखो तो यह गुलाबी रंग की साड़ी ठीक लग रही है ना। वो तैयार हो गई, उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो एक सेकेंड ओपिनियन चाहती थी और अपनी माँ से पूछती है कि ये साड़ी ठीक लग रही है उसके ऊपर। माँ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, हाँ बेटी, बहुत सुंदर लग रही हो तुम इस साड़ी में। सुंदर सुंदर शब्द सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से झूम उठा और अपने आप को सुंदर सुनकर
वो खुश होती है। वह गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की ओर चल देती है और उसको आज अच्छा लग रहा होता है। ये सुनकर कि वो सुंदर लग रही है, उसके अंदर आत्मविश्वास सा आने लगता है, तो खुशी से गुनगुनाती हुई नीलिमा के घर की तरफ जाती है। ऊपर के कमरे में नीलिमा को सजाया जा रहा था। मीनू भी ऊपर के कमरे में नीलिमा के पास पहुंच गई। रूप रंग में सुंदर दिखने वाली नीलिमा का आज लाल रंग की साड़ी में रूप और अधिक निखरा लग रहा था। नीलिमा पहले से सुंदर थी और दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में सजी संवरी वो और भी प्यारी लग रही थी। फूलों के गजरे आदि पहनाकर उसे सजाया जा रहा था। नीलिमा की और सभी सहेलियां भी वहीं पास बैठी थी। शहर की जितनी भी औरतें आती उन सभी का पहला यही प्रयास रहता कि ऊपर जाकर नीलिमा से मिले। सारी सहेलियां तो नीलिमा के पास बैठी हुई थी, लेकिन और जो भी औरतें उस घर में शादी में आ रही थी, सबकी सबसे पहले यही कोशिश होती थी कि वो जाकर पहले नीलिमा को देखे। छोटे छोटे बच्चे धक्का देते हुए आगे निकलने की कोशिश करते, परंतु उनको आश्वासन देकर नीचे भगा दिया जाता कि नीलिमा दीदी अभी नीचे ही आ रही है। बच्चे भी नीलिमा के पास पहुंचना चाहते थे, धक्का मुक्की करके, जबरदस्ती करके, लेकिन उन्हें ये आश्वासन, ये विश्वास दिलाकर, उसे ये धैर्य बंधाकर नीचे भेज दिया जाता था कि तुम लोग चलो, नीलिमा दी अभी आती ही है नीचे। नीलिमा के पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद उसका रूप ऐसा निखर आया मानो कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। हर कोई उसके रूप रंग की प्रशंसा करता। नीलिमा जब पूरी तरह से सज गई तो बिल्कुल इंद्र के अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। सब उसके रूप की प्रशंसा कर रहे थे। बारात भी घर के पास आ गई थी। बैंड की मधुर आवाज भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ज्यों-ज्यों बैंड की आवाज और पास आती गई वह तेज होती गई। आवाज जो बैंड की थी वो आवाज आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे और पास जाती थी आवाज बढ़ती जा रही थी। त्यों त्यों नीलिमा के दिल की धड़कन भी तीव्र होती थी, और जैसे जैसे बैंड की आवाज बढ़ रही थी वैसे वैसे नीलिमा के दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी, उत्सुकता में, उत्साह में और थोड़ा सा डर में भी। बारात घर के दरवाजे पर आ पहुंची। सभी स्त्रियां व बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े। सभी बारात को और दूल्हे को देखने के लिए बाहर की ओर भाग गए। सभी के हृदय में एक उमंग थी, एक उत्साह था। सभी दूल्हे को देखने के लिए बेचैन थे। जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर नीचे आया, सब उसकी ओर देखते ही रह गए। रंग रूप में वह नीलिमा से कम न था। जिस दूल्हे को देखने के लिए सब इतने व्याकुल थे, वो दूल्हा जब घोड़ी से उतर कर आया तो सब ने देखा कि वो नीलिमा से कम सुंदर कतई नहीं था। दूल्हे को स्टेज पर बिठाया गया। नीलिमा धीरे धीरे मीनू का सहारा लिए स्टेज की ओर बढ़ी। इस समय मीनू का रंग रूप भी सलोना लग रहा था। जिस नीलिमा तो स्टेज की तरफ जा ही रही थी, उसको साथ में ले जाने वाली मीनू भी कम सुंदर नहीं लग रही थी। नीलिमा धीरे धीरे कदम रखती हुई स्टेज तक पहुंची। स्टेज पर जयमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके उपरांत मीनू ने एक गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। मीनू ने एक बहुत प्यारा गीत गाया जो सबको बहुत अच्छा लगा। हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। तभी बारात में आए एक नवयुवक ने उसकी आवाज की प्रशंसा करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत सुंदर है। क्या सुंदर गीत सुनाया है आपने। मीनू ने जैसे ही सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो उठी। वो जैसे देखने लगी कि किसने उसकी तारीफ की, तो उसे देखकर वो आश्चर्य हो उठी। अरे यह तो वही लड़का अमित है जो मेरठ से उसे देखने आया था। उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुनने पर उसके हृदय में कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हुई, वरन उसका हृदय पीड़ा से आकुल हो उठा। प्रसन्नता की अनुभूति, कोई खुशी का एहसास नहीं हुआ उस लड़के की तरफ से अपनी तारीफ सुनने में, जिसने कि उसे ठुकरा दिया, नापसंद कर दिया, उसके परिवार को भी दुख पहुंचाया। वरन अर्थात बल्कि उसका हृदय, उसका दिल जो था पीड़ा से अकुला उठा, बेचैन हो उठा। उसके हृदय में द्वेष भावना उत्पन्न हुई। द्वेष मतलब उसके हृदय में अमित के प्रति बुरी भावना उत्पन्न हुई, पैदा हुई। उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसे के लिए उसका दिल तोड़ा था और उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। किसके लिए उसके हृदय में द्वेष भावना पैदा हुई? वैसे अमानवीय यानी मानव के लिए जो भावनाएं होती हैं, इंसानी भावनाओं से दूर लोगों के लिए, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए
मीनू का दिल तोड़ दिया था, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, चोट पहुंचाई थी। मीनू ने अमित से कोई बात नहीं की और चुपचाप अंदर चली गई। अमित को देखकर ना जाने क्यों उसकी अतीत की स्मृतियां ताजा हो उठी। उसके हृदय में वह पीड़ा उमड़ आई जिसे वह अब तक दबाए हुए थी। और मीनू चुपचाप अंदर चली जाती है और उसकी पुरानी जो तकलीफ थी, जो दर्द था, ठुकराए जाने का एहसास जो था, दोबारा से जाग जाता है अमित को देखकर। मीनू के इस व्यवहार से अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे नाराज है। नाराज भी क्यों ना हो, उसके माता पिता ने मीनू के साथ अच्छा नहीं किया था। फिर भी अमित का दिल हुआ कि मीनू से कुछ क्षण के लिए बातें कर सकता। अमित समझ सकता था कि मीनू उससे नाराज है और नाराज होना वाजिब भी है, लेकिन फिर भी वो मीनू से बात करना चाहता था ताकि वो बता सके कि गलती उसकी नहीं है। मीनू का वहां एक पल भी दिल नहीं लगा। वह बिना खाना खाए ही वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचने पर माँ ने जब उसका उदास चेहरा देखा तो उन्हें लगा कि मीनू के साथ कोई बात अवश्य हुई है। उन्होंने मीनू से पूछा, बेटी तुमने इतनी जल्दी खाना खा लिया? बारात को अभी आए ज्यादा देर नहीं हुई है। मीनू को वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अमित को देखकर वो और ज़्यादा दुखी हो जाती है और इस वजह से वो बिना खाना खाए अपने घर आ जाती है। और लेकिन माँ उसका चेहरा देखकर ही सब समझ जाती है कि कुछ तो बात है जिसकी वजह से मीनू उदास है, और उससे पूछताछ करती है कि क्या तुमने खाना खाया, क्योंकि अभी ज़्यादा देर तो हुआ नहीं है बारात को आए हुए। माँ ने, हाँ माँ मैंने खाना खा लिया कहकर मीनू तकिए में मुंह छिपाकर बैठ गई। मीनू ने माँ से झूठ कहा कि उसने खाना खा लिया और उदास होकर तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई। मीनू की उदासी माँ से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें लगा कि शायद इस अवसर पर मीनू को फिर अतीत की स्मृतियां ताजा हो गई हैं। आज उसकी सहेली दुल्हन बनी है। अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई होंगी। माँ को ये तो पता नहीं था कि किस वजह से उसे अपनी अतीत याद आ रही है, किस वजह से मीनू दुखी है, लेकिन वो अंदाजा लगा पा रही थी कि अपनी सहेली को दुल्हन के रूप में देखकर उसे खुश देखकर शायद मीनू को अपना अतीत याद आ रहा होगा और उसे एहसास हो रहा होगा कि वो उतनी भाग्यशाली क्यों नहीं है। तभी दूसरे क्षण माँ के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उससे उसकी शादी के बारे में पूछ लिया हो। इसी प्रकार के अनेक विचार माँ के मन में आते रहे, परंतु वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मीनू की उदासी का कारण क्या था। अब माँ अंदाजा लगा रही थी कि कहीं उतने लोगों के बीच में किसी ने ये तो नहीं पूछ लिया कि तुम शादी कब करोगी या तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है, जिससे कि मीनू को अपना अतीत याद आ गया और वो और दुखी हो गई। इस प्रकार के ढेर सारे अंदाजे लगा रही थी माँ, क्योंकि मीनू ने उन्हें कुछ बताया नहीं था और माँ उसकी उदासी से परेशान थी। मीनू भी तकिए में मुंह छिपाए अमित के बारे में सोचती रही। उस अमित के बारे में जो उस दिन जब उसे देखने आया था कितनी प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है। पर फिर उसे क्या हुआ? सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी को तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में ही रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा था? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। मीनू भी इधर माँ परेशान थी, अलग अलग चीजें सोच रही थी, उधर मीनू के भी दिमाग में मस्तिष्क में ये बातें घूम रही थी कि अमित जब देखने आया था तो उसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था कि मीनू उसे पसंद है। फिर उसने शादी से इनकार क्यों किया? सिर्फ पैसे के लिए? और अगर उसके माता पिता ही पैसा लेना चाहते थे तो अमित को हिम्मत करनी चाहिए थी, मना करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या वो कायर है? और अगर इन सब के बावजूद सिर्फ पैसों से उन्हें मतलब था तो फिर उन लोगों ने अंत में आशा के लिए रिश्ता क्यों भेजा? उसके परिवार को तकलीफ क्यों पहुंचाई? कुछ देर तक जब नीलिमा को मीनू नहीं दिखाई दी तो उसने अपने भैया से पूछा, भैया मीनू कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दी। और उधर दूसरी तरफ नीलिमा मीनू को ना देखकर अपने भैया से उसके बारे में पूछती है। अशोक ने उत्तर दिया, पता नहीं, अंदर बैठी होगी, मैं तो बाहर काम में व्यस्त हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। और अशोक ने बताया कि उसे पता नहीं मीनू कहाँ है।
जब नीलिमा अंदर गई तब भी उसे मीनू नहीं दिखाई दी। अचानक बिना कहे मीनू के चले जाने की बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो भी समझ नहीं पा रही थी कि अचानक मीनू को क्या हुआ जो शादी में नीलिमा को अकेले छोड़कर चली गई। प्रातःकाल विदा के समय नीलिमा की निगाहें मीनू का इंतजार कर रही थी। अभी भी नीलिमा मीनू का इंतजार कर रही थी जब उसकी विदाई होने वाली थी। मीनू आधी रात्रि तक सो नहीं पाई थी। उन्हीं विचारों में वो खोई हुई थी, अमित के बारे में ही सोच रही थी, इसलिए सुबह समय से उठ न सकी। जैसे ही मीनू की आंखें खुली उसने घड़ी की ओर दृष्टि डाली और समय थोड़े से लेट से वो उठी और जैसे ही उसने घड़ी को देखा घड़ी में 7 बज चुके थे। विदा का समय हो चुका था। वह शीघ्र हाथ मुंह धोकर तैयार हुई और नीलिमा के घर पहुंच गई। जैसे ही मीनू नीलिमा के घर पहुंची नीलिमा की विदाई होने जा रही थी। मीनू को देखकर नीलिमा उससे लिपट कर रो पड़ी। विदाई की इस घड़ी में मीनू के नेत्रों से भी जल उमड़ पड़े। मतलब नीलिमा मीनू को देखकर उसे लिपट कर रोने लगती है विदा होने के टाइम, और मीनू की आंखें भी आंसुओं से भर जाती है। नीलिमा की विदाई के बाद वह शीघ्र अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपना सारा सामान बांधा और मेरठ चलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही नीलिमा विदा हुई वो अपने घर आकर मेरठ जाने के लिए भी तैयारी करने लगती है। माँ ने बहुत कोशिश की कि एक दिन और रुक जाती तो अच्छा होता, परंतु मीनू अपनी पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी। शादी में आना तो मजबूरी थी। और मीनू को जो अभी तकलीफ हुई थी, जो अभी अमित को देखकर उसकी यादें ताज़ा हुई थी, उसकी वजह से उसका संकल्प और दृढ़ हो जाता है और वो सोच लेती है कि अपनी पढ़ाई का वो एक दिन भी हर्ज नहीं करेगी। शादी में आना तो मजबूरी थी, लेकिन उसे पढ़ाई करना है और बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। ये सब सोचकर वो माँ की बातें टाल देती है और मेरठ जाने को तैयार हो जाती है। बच्चों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, ये अध्याय तो विशेषकर बहुत बड़ा था, तो इस वीडियो को अभी यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में अध्याय 10 पढ़ेंगे हम लोग। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।